लास्ट टॉपिक बचा हुआ था फंजाई में, ठीक है, जिसे कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटिस कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ड्यूटेरोमाइसिटिस सेम फीचर्स रहेगा जैसे इनमें सेप्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट वही रहेगा कि दे आर सेप्टेट, ठीक है। और सेप्टेट के साथ साथ ये क्या होता है, ब्रांचेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो सेम रहेगा। और इनके न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, इसके न्यूट्रिशन पोषण के बारे में बात करें तो सेम रहेगा, इसमें सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। और सेप्रोफाइटिक होने के साथ साथ ये पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। एक चीज अलग है जिसको ड्यूटेरोमाइसिटिस को बाकी फंजाई से अलग बनाता है, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें जो है तो वो है कि इसमें कोई भी लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, इस ड्यूटेरोमाइसिटिस को कहा जाता है इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया के बाद इस फंजाई के बारे में खास बात क्या है मालूम है, कि ऐसा है ही नहीं कोई फंजाई इसमें। कैसे, क्यों मालूम है, देखो, क्योंकि रिसर्च चलता है, रिसर्च करते रहते हैं वैज्ञानिक लोग। अब जब वैज्ञानिक लोग जब रिसर्च करते हैं तो मान लीजिए इसको ये रिसर्च करते करते ये पता चल जाता है कि ये जो फंजाई जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है ऐसा यदि पता चला तो उन सभी फंजाई को इस ड्यूटेरोमाइसिटिस में इंटर कर देते हैं, मतलब इस वर्ग में उसको रख दिया, ठीक है। रिसर्च चलते रहता है, रिसर्च चलते रहता है, और जब इनको पता लगा कि अब तो ये फंजाई, ठीक है, अब तो ये जो फंजाई जो है ये फंजाई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही पता चला कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये इस फंजाई को एक अलग वर्ग में ले जाता है जिसको कहा जाता है एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। और आपका जो बेसिडोमाइसिटिस जो होता है इनमें उनको वापस रख दिया जाता है, ठीक है। तो आज भी ड्यूटेरोमाइसिटिस कंप्लीट नहीं है, आज भी इनमें रिसर्च चल रहा है। अब जैसे जैसे फंजाई के रिप्रोडक्शन कैरेक्टर के बेस पे पहचान भी रहा है वैसे वैसे उसको इसको अलग से क्लासिफाई कर रहा है उनको, ठीक है। तो यार ना ड्यूटेरोमाइसिटिस में अभी भी रिसर्च चल रहा है, यदि वैज्ञानिकों को लगता है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखेगा, और फिर से रिसर्च करते करते यदि पता चला कि ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है तो उसको एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में रख दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूटेरोमाइसिटिस में पाए जाने वाले जो फंजाई जो होते हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है इस ड्यूटेरोमाइसिटिस में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? रिपीट। कौन है रिपीट वाले? हम्म,
कौन है रिपीट, कौन बोले? सर मैं। अच्छा संजना, चलिए ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होता है, दे आर सेप्टेड और ब्रांचेड फंजाई, ठीक है, यहाँ पर फंजाई, ठीक है। इनमें न्यूट्रिशंस जो होता है ये मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है, ये मृतोपजीवी होते हैं और मृतोपजीवी के साथ साथ ये परजीवी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने बोला कि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटेरोमाइसिटिस में पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी फंजाई जो होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते हैं, लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन नहीं होता है तो कौन सा प्रजनन होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही प्रक्रिया जानते हो जो कोनिडिया के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में पाए जाने वाले फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते, सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। इस 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 क्लास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी भी इसके बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च जब कर रहे हैं तो अलग नया नया फंजाई प्राप्त हो रहा है और सबसे पहले उनको ये पता चलता है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये नया फंजाई उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखा जाता है, ठीक है। अब फिर से रिसर्च करते रहता है क्योंकि हमेशा रिसर्च तो चलता ही रहता है, तो जब पता चल जाता है कि वही फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं उन सभी फंजाई को एस्ट्रोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है वो अपवाद है जिसमें निश्चित किसी को नहीं रखा जाता है, बस उसमें रिप्रोडक्शन के आधार पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को रखा है, लेकिन वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फंजाई यदि बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसको उस क्लास से बाहर करके एस्ट्रोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में रख दिया जाता है। मतलब ये ड्यूटेरोमाइसिटिस में पाए जाने वाले जो फंजाई जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं है, अपूर्ण है, वो अपूर्ण है, इसीलिए इसको इसमें पाए जाने वाले फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, ठीक है संजना। यस सर। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है जो पीछे छूटा हुआ कुछ टॉपिक है जैसे वायरस, बैक्टीरियोफेज, और इसके बाद आपका इसी टॉपिक में आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई भी मिलेगा, फंजाई की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम जब मैं यदि आज के टाइम में यदि समय बचता है तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की क्या इंपॉर्टेंस है उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सब लिख लिया, मिटा दो। चलिए अब इसके बाद चलते हैं जो पुराना टॉपिक जो छूटा हुआ है जिससे थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। और अभी के समय में भी वो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टॉपिक को कहा जाता है वायरस, ठीक है। तो वायरस क्या होता है? वायरस क्या होता है? वायरस क्या समझते हो वायरस को? अभी के समय में देख रहे हो आप लोग कोविड 19, कोरोना वायरस, बैक्टीरिया समझ में आता है कि बैक्टीरिया जो है एक जीव है, लेकिन ये वायरस कहाँ से आ गया, कैसा जीव है, जिनपे ना तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा है ना बारिश का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब गर्मी सर्दी बारिश इस तीनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मौसम में हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, कोई भी प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसा जीव है? कैसा जीव है जी? वायरस। तो वायरस जो होता है, सबसे पहले वायरस, यदि वायरस के बारे में देखा जाए तो वायरस कहां से आया है, कहां से उत्पन्न हुआ है?
ठीक है। तो कहते हैं कि जो वायरस जो होते हैं इनका ओरिजिन जो हुआ है, ठीक है, वायरस का ओरिजिन जो हुआ है, वायरस का ओरिजिन जो हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है। ठीक है, कहां से हुआ है? लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है ये वायरस। और ये लैटिन वर्ड से जो उत्पन्न हुआ है, इस वायरस का मतलब होता है वेनम। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेनम कहा जाता है, या फिर इसी को और दूसरा नाम है पॉइजन कहा जाता है। पॉइजन, पॉइजन मतलब इसको क्या बोलते हैं? जहर बोल सकते हो, या इसको विष भी बोला जाता है। ठीक है, और इस वायरस को जहर या वेनम देने वाले जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक था लुईस पास्चर। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, वायरस जो है लैटिन लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब वेनम होता है, या जहर कहा जाता है, पॉइजन कहा जाता है। और इसे सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो है पास्चर। ठीक है, पास्चर ने बताया था इसके बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट यहीं पर। ठीक है, सबसे पहले यदि हमें किसी वायरस के बारे में जानकारी मिलता है या किसी रोग के बारे में जानकारी मिलता है तो वो हमको प्राप्त होता है 1796 में। ठीक है, जानते हैं 1796 में हमको ये पता चला, या एक वैज्ञानिक था, ठीक है, जिसे कहा जाता है एडवर्ड जेनर। ठीक है, यही वैज्ञानिक है ना, एडवर्ड जेनर। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने क्या बताया कि एक रोग होता है और उस रोग को कहा जाता है चेचक। ठीक है, चेचक जो रोग है, स्मॉल पॉक्स जो होते हैं या चिकन पॉक्स जो होते हैं, ये किससे होते हैं? वायरस से होता है। उसी समय ये पता चला कि चेचक जो होता है, मतलब सबसे पहला डिसीज, सबसे पहले डिसीज, वायरस का डिसीज के बारे में पता चला है तो वो है चेचक। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोग से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वे कौन वायरस है जिन्होंने दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो वरदान साबित जो हुआ है ये यही वायरस था, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, 1796 के बाद इस 21 सालों के बाद आपको मिलेगा 1892, 1892 में। ठीक है, और 1892 में हमको क्या पता चलता है? क्या पता चला? एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उस वैज्ञानिक ने क्या किया, एक एक पौधा था, ठीक है, ये एक पौधा है, ठीक है, ठीक है, इस प्लांट को कहा जाता है टोबैको प्लांट। ठीक है, और इसने देखा, मतलब तो इन्होंने आइसोलेट किया था उस समय, आइसोलेट किया था, और आइसोलेट किया तो इन्होंने देखा कि एक पौधा है टोबैको का प्लांट, और इस टोबैको प्लांट में कोई कोई है, कोई वायरस है या कोई जहर है जिसके माध्यम से इस प्लांट में चेंजेस आया, और इसमें चेंजेस जो आया है उसे कहा जाता है मोजैक। क्या बोलते हैं? मोजैक। यहाँ पर मोजैक का मतलब सिंपल सा ये है कि जो चिक कबरा जाए तो कबरा जो थप्पा थप्पा, मान लीजिए ये पत्ती है, इस पत्ती में ऐसा थप्पा थप्पा हो गया ना, एक मिनट, ये ऐसा धप्पा धप्पा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले उस समय ये जो वायरस जो है, ये जो प्लांट जो है टोबैको प्लांट को इस तरह से संरचना प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऐसी संरचना को ही क्या बोलते हैं? मोजेक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में इन्होंने बताया कि इसको एक डिसीज कॉज हुआ है, और इस डिसीज को कहा जाता है टोबैको मोजेक डिसीज। ठीक है, तो प्लांट में सबसे पहले, ठीक है, प्लांट में सबसे पहले किसी डिसीज के बारे में पता चला है तो वो है टोबैको मोजेक डिसीज। ठीक है, और इस वायरस का नाम दे दिया TMV वायरस।
ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है, इस वायरस का नाम दे दिया टोबैको मोजेक वायरस। इसीलिए कहा जाता है कि 1892 में जो वैज्ञानिक था जिसे कहा जाता है डीजे, ठीक है, डीजे इवानोवस्की, ठीक है, तो इवानोवस्की, डीजे इवानोवस्की ने 1892 में टीएमवी वायरस की खोज किया। ठीक है, क्लियर यहां तक? देखिए, फिर इसके बाद इसके कुछ साल बाद, ठीक है, लगभग 1896 या 1898 के आसपास, ठीक है, एक वैज्ञानिक है, ठीक है, उस वैज्ञानिक को कहा जाता है बीजेरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजेरिंग कहा जाता है। इस बीजेरिंग ने क्या किया पता है? इस बीजेरिंग ने क्या किया, ये जो पत्ती जो है, ठीक है, ये टोबैको टोबैको प्लांट का जो पत्ती है, इस पत्ती का रस ले लिया, रस मतलब सेप, ठीक है, सेप, ये मान लीजिए इन्होंने, ये एक पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र में इन्होंने इनके रस को भर दिया, ठीक है, ये इन्फेक्टेड प्लांट है, याद रखिएगा, ये कैसा प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, इसके रस को निकाल लिया इन्होंने, और एक हेल्दी प्लांट था, ठीक है, एक क्या था, हेल्दी प्लांट था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसके जो रस है, ठीक है, इसका जो रस है, इसके रस को इन्होंने क्या कर दिया, इसके रस को इन्होंने लिया और इसको इनमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, इसके रस को लेके इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और इंजेक्ट जब किया इन्होंने, तो ये जो रस जो है इस हेल्दी पौधे को, ठीक है, ये जो हेल्दी पौधे या जो हेल्दी प्लांट जो है, इस हेल्दी प्लांट को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड हो गया, वो अपने आप क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया ये, ठीक है, तो जब ये इन्फेक्टेड हुआ, और क्योंकि ये रस है, क्या है, सेफ है, और सेफ जो होता है वो कैसा रहता है, फ्लूइड फॉर्म में रहता है, कैसा फॉर्म में रहता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, इसीलिए इस वायरस का नाम दे दिया इन्होंने कंटेजियम विवम फ्लू, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है कंटेजियम विवम फ्लू, और स्पष्ट वहां पे लिया गया है कि टोबैको मोजेक के जो प्लांट है, उस प्लांट के जो रस था, जो फ्लूइड था, उस फ्लूइड को उन्होंने हेल्दी प्लांट पे इंजेक्ट किया, और हेल्दी प्लांट पे जब इंजेक्ट किया तो उस फ्लूइड से वो जो हेल्दी प्लांट है वो कंटेजियम हो गया था, ठीक है, कंटेजियम हो गया था, तो इसीलिए उस फ्लूइड का नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइड, ठीक है ना, क्लियर? अब एक पॉइंट और है जो यहाँ पर छूट गया है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस इस वायरस की फीचर में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कि वायरसेस आर स्मॉलर, ठीक है, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया की तुलना में सबसे सूक्ष्म होते हैं, और सबसे सूक्ष्म कैसे होता है ये पता लगाया था इवानोवस्की ने, इसी 1892 में क्या हुआ था, ये जो इन्फेक्टेड जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के रस को इन्होंने लिया था, ये सीड जो है इसको लिया था,
और लेने के बाद एक फिल्टर पेपर आता है, ठीक है। एक मान लीजिए कि ऐसा फिल्टर पेपर रहता है, ठीक है। और इस फिल्टर पेपर का नाम था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर, ठीक है। याद रखना, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो पेपर है, उसी फिल्टर पेपर से इन्होंने क्या किया था, इसको यहां से डाल दिया। और डालने के बाद ये जो पात्र जो है, इस पात्र में ये आ गया फिर से ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो रस, जो फ्लूइड जो था, वो इस फिल्टर पेपर से पार कर गया, मतलब उस फिल्टर पेपर में छन गया, वो फिल्ट्रेट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर यहां तक? इसके बाद 1896-98 के बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट ईयर मिलेगा, जिसे कहते हैं 1935। और 1935 में ये जो वैज्ञानिक है, जिसे कहते हैं स्टेनले, ठीक है। ये जो वैज्ञानिक स्टेनले जो है, इस स्टेनले ने क्या किया, ये जो टोबैको मोजेक वायरस जो है, इसको टोबैको मोजेक वायरस को क्या कर दिया इन्होंने, क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया था, क्रिस्टलाइज किया था। तो ये आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइज जो होता है, कौन क्रिस्टलाइज होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, वही क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि ये जो वायरस जो होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है, कि 1935 में स्टेनले ने इस टिंगली वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर सबको? कैसे नीलिमा सिंह, क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। कोई बोल नहीं रहे हैं। चेतना साहू, आवाज पहुंच रही है? सर। तो लिख लिए, आगे बढ़े। सर। लिख लिए ना? संजना, संजना टप्पू जी, यस सर, हो गया। लिख लिए? मिटा दूं? यस, यस सर। और ये बॉयज में कोई दिख नहीं रहे हैं। राहुल कुमार, वंजाम, क्या वीरेंद्र, चलिए ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ, ठीक है। यदि आप लोग जल्दी लिख नहीं पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिखते रहना फिर। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ वो लोग आप इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट लिखते जाना। 2019 के एग्जाम में इस वायरस से क्वेश्चन आया था, 2020 में नहीं आया है ना। तो 2021 में पता नहीं अभी 21 का एग्जाम हुआ नहीं है, आप लोग तो 2023 वाले हो, है ना। तो हो सकता है वायरस से कहीं ना 2 साल बाद वायरस पूछे, ठीक है। क्योंकि 2019 में आया है, 2020 में वायरस नहीं आया है, 2021 अभी हुआ नहीं है, कब होगा नहीं मालूम, 2022 और 2023, ठीक है ना। चलिए, तो अगला पॉइंट अब आपको मिलेगा, ठीक है, कि सिंपल से बात करते हैं, इसको जनरल कैरेक्टर्स बोलते हैं, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा जनरल कैरेक्टर शब्द, ठीक है। कि ये है कि वायरस, वायरस तो आखिर में है क्या, ठीक है। क्योंकि वायरस जो होता है वो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, और आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ती है ना, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, याद रखना। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है अति सूक्ष्म,
ठीक है, वायरस जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, अब ये है कि वायरस जब क्रिस्टल के फॉर्म में है तो नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो वायरस हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वायरस जब RH टेकर ने, ठीक है, क्या जानते हो, RH टेकर ने क्या किया था, क्योंकि वायरस के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, हमने देखा कि वायरस का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, देयर आर नो प्लेस। ठीक है, देयर आर नो प्लेस। ठीक है, आपने RH टेकर का 5 जगत वर्गीकरण पढ़े हो, और 5 जगत वर्गीकरण में आप देखे हैं कि उन्होंने उसको कहीं पर भी शामिल नहीं किया है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि देयर आर नो प्लेस फॉर वायरस। ठीक है, वायरस के साथ साथ इनका जो प्रियॉर्ड्स जो होते हैं, प्रियॉर्ड्स होते हैं, जो प्रियान होते हैं, ठीक है, इनके लिए कोई भी जगह नहीं दिया है इन RH टेकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, RH क्वालिफिकेशन का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उनमें वायरस, वायराइस और प्रियान के लिए कोई भी स्थान नहीं है, उन्होंने स्थान दिया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए स्थान नहीं दिया क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, सिंपल सा, ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जो होता है वो सेलुलर होते हैं, ये सेल से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको 5 जगत में शामिल किया गया। लेकिन अगला जो जीव होता है, ठीक है, और ये जीव जो है क्या है, ये सेल है ही नहीं, नॉट अ सेल। ठीक है, नॉट अ सेल, ये सेल है ही नहीं। ठीक है, तो सेल नहीं है, ये सिंपल सा जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो चारों तरफ से इस प्रोटीन से क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कि वायरस जो होते हैं, ठीक है, वायरसेस, ठीक है, वायरसेस आर इन असेलुलर, असेलुलर। ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट। ठीक है, वायरस जो होता है वो अकोशिकीय होता है क्योंकि उनमें नॉट अ सेल, उनमें सेल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो वायरस जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिंपल सा वायरस है, इस वायरस में आपको ये प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, और प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर RNA आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वायरस जो होता है वो अकोशिकीय होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब यह जब अकोशिकीय है, वायरस जो है वो अकोशिकीय है, तो अकोशिकीय है तो आप जानते हैं कि इनमें कोई भी कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अकोशिकीय, अकोशिकीय, और ये सेलुलर है। ठीक है, इस बैक्टीरिया और इस वायरस में यदि हम डिफरेंस देखें या इनकी तुलना करें, है ना, तो आप देखेंगे कि जो बैक्टीरिया जो है वो पहला पॉइंट ये है, ये सेलुलर है और ये असेलुलर है। ठीक है, समझिए पहला पॉइंट। ठीक है, देखें इसमें, इस बैक्टीरिया की बात करें तो इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो इनके पास नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके पास क्या पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मा पाए जाते हैं, तो इनके पास नो साइटोप्लाज्मा, नो प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसे होते हैं, ये पाया जाता है सर्कुलर DNA होता है, सर्कुलर DNA होता है। ठीक है, जबकि यदि हम इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, ठीक है, वायरस की जेनेटिक मटेरियल, ये अगला एक पॉइंट है, यदि इस जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वायरस के पास सिर्फ 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बाहर वाला जो दिख रहा है वो प्रोटीन से बना हुआ है।
इसलिए वो प्रोटीन है। ठीक है, और ये आरएनए है, ये क्या है, आरएनए है। तो आरएनए मतलब ये हो गया आरएनए। ठीक है, और आप जानते हैं आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो इसलिए इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल, वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं मालूम है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या रखना, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ये प्रोटीन और ये आरएनए, आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसलिए इनके सामने ये न्यूक्लियो शब्द जोड़ दिया है ना। तो वायरस जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पर पॉइंट। सर हम्म, सर ये वायरस कैसे बनता है और इसमें प्रोटीन आरएनए कैसे आता है? और इसमें आरएनए रोटी कैसे बनता कैसे है, आता है? रोटी, अच्छा अच्छा नीलिमा, रोटी कैसे बनता है, सर आटा से। आटा से। आटा कहाँ से आया, गेहूं। अब गेहूं, गेहूं। गेहूं कहाँ से आया, गेहूं का फसल से। गेहूं की फसल से। गेहूं का फसल कहाँ से आया, सर गेहूं के बीज और बीज, ओके, बीज, बीज कहाँ से आया, सर ये गेहूं के बीज गेहूं से आया। तो गेहूं कहाँ से आया, हाँ? आप तो जानते हैं फिर भी वही क्वेश्चन में आप फंसना चाहते हो। हाँ? आपको मालूम है कि संसार में किसी जीव की उत्पन्न जो हुआ है, हाँ? आप खुद जानते हैं कि यू आर यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आपका यूनिक यस सेलुलर सर। ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से आया है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ से आया, हम कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, एटम से आया ना, हम यस सर। एटम, या कहाँ से, जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, अणु जो परमाणु जो तत्व होते हैं, उन्हीं से तो, इन्हीं तत्व परमाणुओं से ही तो बनता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए होता है, सब तत्वों से बना हुआ है। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि ये वायरस जो है वो सेल नहीं है, असेलुलर है। और असेलुलर क्यों होते हैं, क्योंकि ये नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन और आरएनए से बना है, ओनली प्रोटीन और आरएनए से। ठीक है, जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जब हो रही थी, आपके 12वीं क्लास में मिलेगा, इवोल्यूशन का टॉपिक है वहां पर। तो वहां पर बताया गया है कि जीवन की उत्पत्ति जब हुआ, तो जीवन की उत्पत्ति जब हुआ तो एक, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति जब हुआ, आप खुद समझ सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो हुआ है वो वाटर में हुआ है। ठीक है, वाटर में हुआ है, तत्व था जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी जितने भी गैसेस जो है वो सभी गैसेस एटमॉस्फेयर से बारिश की वजह से समुद्र में आया था। तो सभी तत्व जो है वो समुद्र में मिलेगा, आपको वाटर में मिलेगा। तो वाटर में ही तो आपको बैक्टीरिया भी उत्पन्न हुआ है, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और वही साइनोबैक्टीरिया ने उस वाटर में, उस समुद्र के अंदर में, उस पानी के अंदर में उन्होंने क्या किया, जब प्रकाश की किरणें जब उस पानी पे पड़ा तो उनके पास वहां पहुंच गया। अब वहां पर जब पहुंचा तो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस क्रिया किया, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन रिलीज किया। और वही ऑक्सीजन रिलीज जब हुआ तो चला गया वायुमंडल में। तो वहां पर अब आप जानते हैं कि उसी समुद्र में आपका क्या है, यही यही कार्बन है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है, यही नाइट्रोजन है, NO2 है, NO3 है। और जब आप जानते हैं CO2 है, और यहाँ पर यदि मीथेन भी है, CH4 मीथेन भी है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि NO2 और CO2 का यदि CO या OH या जब कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनेगा तो यही सब केमिकल से ही तो प्रोटीन बना है, जेनेटिक मटेरियल बना है। तो उस समय प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपस में मिलकर एक नया ऐसा संरचना बनाया जो सेल नहीं था, वो सिर्फ किससे बना था,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ था जो वायरस है वो। ठीक है नीलिमा? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें आप खुद फंस जाओ, ठीक है? कि इनके पास ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स इसलिए है क्योंकि इसमें नो प्लाज्मा। अब गैस सेल की बात कर रहे थे, आप जानते हैं इस बैक्टीरिया के पास में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो चेंज होके मीसोसोम बना लेता है, मीसोसोम बना लेते हैं। तो मीसोसोम का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन करना, जबकि ये सेल के पास नो रेस्पिरेशन, ठीक है? ना तो ये रेस्पिरेशन करता है और ना नो मेटाबॉलिज्म, ठीक है? ना तो ये मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है, ठीक है? ना तो इसको ताप दाब के प्रति भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये इनमें संवेदनशीलता भी नहीं पाई जाती है, ठीक है? तो ये सब कारण है जिसकी वजह से इसको अकोशिकीय या निर्जीव कहा जाता है इसको, ठीक है? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर आगे ये पॉइंट है, ठीक है, कि एक चीज है जो इस वायरस के बारे में कहा जाता है, क्या बोलते हैं? इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है? वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है, ठीक है? अब आप जरा समझाएंगे मुझे कोई कि वायरस को यहाँ पर लिविंग भी बोल रहे हैं और यहाँ पर नॉन लिविंग भी बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अंशिका सिंह बताइए तो मुझे। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों? कैसे जी? अंकिता बताइए जल्दी। कोई है जो बताना चाहते हैं? क्या? यस सर। चलिए पूर्वेश बताइए। हाँ, नॉन लिविंग टू जो वायरस होता है वो जब मनुष्य के इंटर नहीं किया रहता है तब तक वो नॉन लिविंग रहता है, और जब इंटर करता है तो वो लिविंग हो जाता है। देखिए, वायरस जो होता है, जैसे हम इस पृथ्वी पे है तो हम लिविंग है ना? हम लिविंग है, लेकिन वो वायरस क्या है? वो हमारे जगह में यदि वो वायरस है ना तो नॉन लिविंग है। अब यदि मैं अपना तुलना उस वायरस के साथ करूं तो दोनों में डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि मैं आपको दिखाई दूंगा और वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, है ना, तो वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, है ना? और यदि आप मेरे को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मेरे सेल दिखाई देगा, मैं दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है? तो लेकिन एक चीज ये भी है कि मैं सेल से बना हुआ हूँ और वो जो वायरस जो है वो सेल से नहीं बना हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉट अ सेल, ठीक है? वो नॉट अ सेल है, उनके पास सेल नहीं पाए जाते हैं, मतलब वो असेलुलर होते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से वायरस को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहा जाता है। सिंपल सा पॉइंट यही है कि वायरस जो है वो कोशिका से नहीं बना है, अकोशिकीय है, उनमें सेल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको नॉन लिविंग कहा जाता है, ठीक है? क्लियर ना ये पॉइंट? हाँ, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देते हैं, तो इसको लिविंग क्यों बोल रहे हैं? लिविंग क्यों बोल रहे हैं? तो लिविंग इसलिए बोला जाता है कि जब ये वायरस, ठीक है, जब ये वायरस किसी होस्ट के अंदर में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, किसी होस्ट के अंदर में प्रेजेंट हो जाते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट में आप याद रखना कि वेन प्रेजेंट, ठीक है, जब ये उपस्थित होता है कहां पे? इनसाइड, ठीक है, इनसाइड अ होस्ट, ठीक है, या जब ये किसी एक होस्ट के
अंदर में जब ये उपस्थित होता है तो कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, प्रजनन की क्रिया कर सकता है, और प्रजनन की क्रिया के द्वारा एक नया अपना अपना कॉपी कर लेता है लोग, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं लिविंग। मतलब ये किसी होस्ट के अंदर में रहेगा तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। और आप बताइए ये रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो है रिप्रोडक्शन का जो लक्षण है, ये किसका लक्षण है ये? अंशिता, रिप्रोडक्शन कौन करता है? कौन करता है रिप्रोडक्शन? अंशिता सिंह, बताइए कौन करता है रिप्रोडक्शन? तो बताएंगे। सर मैं लिविंग। सर कौन लिविंग, करते हैं? लिविंग, ठीक जो है। जीवित होते हैं। मतलब जो जीव होते हैं, मतलब जीवों में, ठीक है, जीवों में क्या पाए जाते हैं? प्रजनन, ठीक है, जीवों में प्रजनन का लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए जो वायरस को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग। इसलिए कहा जाता है कि जो वायरस जो होते हैं निर्जीव और सजीवों के बीच की कड़ी होते हैं, ठीक है। यदि वो होस्ट के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। लेकिन वही निर्जीव शरीर के अंदर में प्रवेश कर गया। अब वायरस का शरीर में प्रवेश करने का वजह जो है वो प्रजनन करना चाहता है, अपनी संख्या को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो प्रजनन करता है। और आप जानते हैं कि कोई भी जीव यदि प्रजनन करेगा, ठीक है, कोई भी जीव यदि प्रजनन करेगा तो प्रजनन करने से इनमें क्या आता है? वेरिएशन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो जब मनुष्य प्रजनन करता है तो वेरिएशन आता है। तो क्या वायरस वायरस प्रजनन करेगा तो वेरिएशन नहीं आएगा? आएगा ना, वेरिएशन आएगा ना, विभिन्नता आएगी ना। तो आप इसीलिए यही वो वजह है, यही वेरिएशन जो वजह है कि कोई भी मेडिसिन जो होता है, ये जो मेडिसिन जो होते हैं, और पहली बात ये जो मेडिसिन जो होता है ये इस वायरस को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि जो वायरस जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। वो सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है। उनके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं है, ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ना प्रोटोप्लाज्मा नहीं है। तो वो यदि वो मेडिसिन लेता भी है तो वो तो कुछ है नहीं, वो तो कवच है, कवच है, चारों तरफ से कवच है। तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाने वाली बात ही नहीं है। तो मतलब ये जो मेडिसिन जो होता है वो वायरस को कुछ नहीं कर सकता, बल्कि यही होता है कि यदि ये जो मेडिसिन जो होता है यदि इस वायरस के पास गया, ठीक है, थोड़ा सा भी इस वायरस से डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि वायरस जो होता है वो केमिकल होता है, केमिकल है ना, केमिकल है, तत्वों से बना हुआ है, कंपाउंड से बना हुआ है। तो कोई भी केमिकल से यदि इनके संपर्क में आएगा, क्योंकि ये भी केमिकल से ही बना हुआ है ना, केमिकल से ही बना हुआ है ना, तो ये क्या कर देते हैं, इस केमिकल को वो कर देता है, मतलब रिएक्शन कर देता है उस केमिकल के प्रति। और केमिकल के प्रति जब रिएक्शन करता है, क्योंकि ऑलरेडी मालूम है कि जो वायरस जो है वो प्रोटीन से बना होता है। अब एक गुण आप जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, और प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम होता है। प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम होता है, ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है म्यूटाजीन कहा जाता है। ये जो म्यूटाजीन जो होता है वो एक एंजाइम होता है, और यही एंजाइम की वजह से एक प्रक्रिया होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है म्यूटेशन कहता है, म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, ठीक है। मतलब ये जो वायरस जो होता है वो अपने आप को चेंज कर दिया, और चेंज कहीं पे नहीं करता है। वो जो चेंज जो होता है ये आपको जो जेनेटिक मटेरियल जो दिख रहा है ना, इसी में वेरिएशन उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसी वेरिएशन होने की वजह से कोई भी जो वैक्सीन जो होते हैं या कोई भी दवाई मेडिसिन जो होते हैं इस वायरस को कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसको, ठीक है। ठीक है ना जी, क्लियर ना? चलिए अगला पॉइंट इस वायरस के लिए, ठीक है, टाइम 10-12, ठीक है। तो वायरस
अब ये है कि हमने देखा कि वायरस जो है वो शरीर के बाहर में ही नॉन लिविंग है। अब यदि उसको जीवित रहना है या उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो उसको एक शरीर चाहिए। ठीक है, वायरस को यदि वो लाइफ साइकिल पूरा करना चाहता है, रिप्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसको एक शरीर चाहिए, एक शरीर चाहिए, है ना। तो शरीर चाहिए मतलब आप जानते हैं कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट कहा जाता है। परजीवी बोलते हैं ना जी। कोई भी जीव कोई जीव है किसी दूसरे जीव के शरीर में रहेगा तो उसको पैरासाइट बोलते हैं ना। रहते हैं नहीं रहते पैरासाइट? कोई बोलेंगे या साथ रहेंगे ऐसी? पैरासाइट बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यस सर बोलते हैं। बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये एक ऐसा पैरासाइट है कि किसी दूसरे जीवों के जीवों के शरीर में रहता है, इसीलिए वायरस को कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस के लिए। ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होता है वो विकल्पी ही बोलते हैं क्या, है ना, विकल्पी पैरासाइट होते हैं। नहीं, विकल्पी है अविकल्पी, वो मुझे नहीं मालूम, हिंदी आप लोग देख लेना। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि ये किसी दूसरे जीवों के शरीर में रहता है। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं ये सब। ठीक है, यहाँ तक जितना पढ़ाया सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कि मैं पूरा इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूँ, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। यदि किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बता देना सर, आप पूरा इंग्लिश लिखते हो, थोड़ा हिंदी भी लिख लिया करो, तो आप बता देना। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे वायरस के प्रकार। ठीक है, अब चाहे तो वायरस के प्रकार लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो यहाँ पर वायरस जनरली ये है कि मान लीजिए ये वायरस, ठीक है, यदि मान लीजिए ये जो वायरस जो होता है, ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, यदि इस वायरस ने क्या किया, दैट इन्फेक्ट, ठीक है, यदि इस वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया प्लांट को तो ऐसे वायरस को कहा जाता है प्लांट वायरस। ठीक है, क्लियर पहला पॉइंट? ठीक है, जो प्लांट को कॉज करेगा वो प्लांट वायरस होते हैं, जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वो एनिमल वायरस होते हैं, और जो वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, तीनों में थोड़ा सा अंतर ये देख लेते हैं कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो प्लांट वायरस हमेशा जो होते हैं इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। जबकि एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होते हैं, क्योंकि हम जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों में भी वायरस आते हैं, जैसे कोरोना वायरस जो है वो मनुष्यों में है ना। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेम है। ठीक है, जैसे कि आपका जो कोविड-19 जो है, एक्चुअली कोविड-19 डिसीज है, रोग है आपका कोरोना वायरस। ठीक है, ये जो कोरोना वायरस जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
आपका HIV जो होता है, HIV जो होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। और यदि आप इसी कोरोना वायरस का आपको 2003 में ये सबसे पहले आया था, 2003 में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कोरोना वायरस, बाद में ये 2013 में भी आपको मिला है यही वायरस, ठीक है। तो जो 2013 में जो वायरस जो आया था उसको मार्स कहते हैं, और 2003 में जो वायरस जो आया था उसको सार्स कहा जाता है, ठीक है। अब 2019 में जो आया है वो कोविड-19 है, ठीक है। तो एचआईवी आपको ये लगभग क्या बोलते हैं 1982 के आसपास ये वायरस आया था। कैलिफोर्निया एक शहर है, कैलिफोर्निया सॉरी कंट्री है, उस कंट्री में एचआईवी को पहली बार देखा गया था, ठीक है। तो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड में आपको जो पोलियो वायरस होते हैं, पोलियो वायरस जानते हैं भारत में लगभग पोलियो खत्म हो गया है, तो पोलियो वायरस जो होते हैं वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है। 2009 में एक रोग आया था और उस रोग की वजह से हमेशा सर्दी होता था, ठीक है। और उस वायरस को कहा जाता है H1N1 फ्लू। आप सब जानते हैं इसको, नाम सुने हो ना। ये 2009 में आया था, 2009 में H1N1 फ्लू आया था। और इस फ्लू के जो वायरस है उस वायरस को आपने सुने होंगे, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया। तो जो स्वाइन फ्लू जो है यही स्वाइन फ्लू है। जो H1N1 इन्फ्लुएंजा ये जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है इसी वायरस से ये होता है, ठीक है। आपका रेबीज का वायरस है, ठीक है, रेबीज का वायरस है, रेबीज का वायरस भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, ठीक है। यदि आपको खसरा हुआ, खसरा को बोलते हैं मीजल्स, तो मीजल्स में भी वही सेम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ इससे बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए जो होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से हमारा जो लीवर जो होता है वो खराब हो सकता है, ठीक है। लीवर जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो वायरस जो होते हैं लीवर संबंधी एक रोग डिसीज कॉज करता है, और उस डिसीज उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। तो एनिमल जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। याद रखिएगा, एनिमल जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ साथ ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से एनिमल में जो कॉज करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम मनुष्यों में भी ऐसा वायरस आता है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है उनमें, ठीक है। तो यही वो वायरस है जिसे हेपेटाइटिस बी कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस बी ये वाला भी आप याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और वायरस है जो कैंसर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल जो फीमेल जो होते हैं, जो स्त्रियां जो होती है उन स्त्रियों में एक कैंसर कॉज करते हैं, मालूम है या नहीं मालूम है? इस ये जो वायरस जो है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए जो पाया जाता है उसे कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। याद रखिएगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है इनमें, और इनकी वजह से मनुष्य में एक कैंसर कॉज भी होता है। जो महिलाएं जो होती है, फीमेल जो होता है उनमें होता है, और उस कैंसर को कहा जाता है सर्विक्स कैंसर कहा जाता है, या सर्विक्स बोलते हैं, या किसी को सर्वाइकल भी कहा जाता है ना, सर्वाइकल, ठीक है। इतना, इससे ज्यादा और नहीं बताता हूं, ठीक है।
अब आते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में आते हैं। तो बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए वाला होता है। ठीक है, कैसे होते हैं? डीएनए होते हैं और इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, मैं आपको इनकी संरचना आगे बताऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि टीएमवी वायरस, ठीक है, टीएमवी वायरस जो टोमेटो डिसीज को कॉज करता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? नहीं क्लियर सब? यस सर। ठीक है, एक चीज यहाँ पर लिख लेना, ये जो एचआईवी वायरस जो दिख रहा है इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, एचआईवी वायरस जो होता है वो रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस मतलब जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि जैसे ये एचआईवी का वायरस है, ठीक है, ये क्या है? एचआईवी का वायरस है। ठीक है, ये एचआईवी के वायरस किसी मनुष्य के अंदर में चला गया और मनुष्य के अंदर में कौन पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये मनुष्य है, ये क्या है? ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और मनुष्य में ये पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनके शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये इनके डीएनए के साथ बाइंड कर लेता है और डीएनए के साथ बाइंड करके ये रेप्लिकेशन के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये अपना खुद का आरएनए बना लेता है। फिर से यहाँ पर अपना आरएनए बना लिया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एचआईवी जो होता है वो रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब अगला हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है, वायरस के संरचना। ठीक है, वायरस की संरचना में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक कोट नजर आता है, कोट। ठीक है, एक कोट नजर आता है और वो जो, ठीक है, मैंने यहाँ पर शब्द यूज किया है कोट। ठीक है, मैंने क्या शब्द यूज किया? कोट। ये कोट होता क्या है? तो कोट जो होता है प्रोटीन से बना हुआ एक आवरण होता है। प्रोटीन से बना हुआ एक आवरण होता है और इसी कोट को कैप्सिड भी कहा जाता है। कैप्सिड, ठीक है, जो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन से बना हुआ कोट है, ये मान लीजिए, एक मिनट में इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। ठीक है, एक संरचना पहले बना लेते हैं। ठीक है, यही वो आवरण है। ये क्या है? ये आवरण है, आवरण। ठीक है, आवरण का मतलब होता है एनविलोप कहा जाता है आवरण को, एनविलोप। ये आवरण है और इस आवरण को सॉरी कोट भी बोला जाता है, इसको कोट। और ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसी प्रोटीन से बने हुए आवरण को क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहा जाता है। ये टोटल आपको जो बाहरी आवरण जो दिख रहा है ना,
ये कैप्सिड है, याद रखिएगा। क्या है ये? कैप्सिड है, ठीक है ना, क्लियर ना, कैप्सिड है ये। और ये कैप्सिड जो होते हैं आप देख रहे हैं छोटे छोटे सब यूनिट प्रोटीन से बना होता है। तो दूसरा इसी पॉइंट में याद रखिए, इसी कैप्सिड में आपको याद रखना है कि यहाँ पर उसे कहते हैं कैप्सोमियर कहा जाता है, कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर क्या होते हैं? तो कैप्सोमियर जो होते हैं वो स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन के छोटे छोटे, ये आपको दिख रहे हैं ना, प्रोटीन के छोटे छोटे, ये देखिए, ये वन छोटा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसी को कहा जाता है कैप्सोमियर कहा जाता है। जो प्रोटीन के छोटे छोटे उप इकाइयों से, सब यूनिट से मतलब होता है उप इकाई, तो इसी उप इकाई से जो बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? कैप्सोमियर कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है ना, और ये चाहे तो ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरा चीज आ जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन है मतलब ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन के साथ साथ ये या तो आरएनए भी हो सकते हैं या अथवा डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो आरएनए अथवा डीएनए दोनों हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन आपको जो दिख रहा है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन क्या हो सकते हैं? आरएनए भी हो सकते हैं अथवा डीएनए भी हो सकते हैं। तो किसी भी वायरस की संरचना जो होता है यही होते हैं, एक आवरण पाया जाता है, कोट पाए जाते हैं, इसमें कैप्सोमियर पाए जाते हैं, स्मॉल सब यूनिट्स, और इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यही होता है वायरस, ठीक है। आप चाहे तो यदि आपका एचआईवी की वायरस की बात करें, एचआईवी वायरस, तो एचआईवी वायरस में भी यही सिंपल सा रहते हैं, आप जानते हैं। ये ऐसा गोल आपको संरचना मिलेगा, ठीक है, ये प्रोटीन से ही कैप्सिड से बना हुआ है, ठीक है, कैप्सिड से, और इसके बाहर में आपको ये ऐसा संरचना आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बाहर में आपको जो दिख रहा है वो स्पाइक नहीं, क्योंकि ये स्पाइक है, इसको स्पाइक कहा जाता है, ठीक है, ये स्पाइक है। जबकि यहाँ पर आपको मिलेगा ये, यहाँ पर आपको ये ऐसा संरचना मिलेगा, ठीक है, ऐसा संरचना मिलेगा, और इस संरचना को कहा जाता है कैप्सिड, ठीक है। और इनके इनसाइड जो रहता है वो कैप्सोमियर होते हैं, इनसाइड जो होता है वो कैप्सोमियर होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर में आपको मिलेगा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। क्लियर है आप? इतना पूरा क्लियर, ठीक है। अब यदि हम यहीं पे यदि हम टीएमवी वायरस की बात करें, टीएमवी वायरस, तो टीएमवी वायरस में सेम फीचर्स है, यही कोड कैप्सिड कैप्सोमिया रहेगा, ठीक है। लेकिन टीएमवी वायरस के बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये जो टीएमवी वायरस जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप में पाया जाता है। तो ये सिंपल, ये ऐसा सब यूनिट से बना जाता है, ये इनके सब यूनिट्स है, कैप्सिड है ये ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे रहता है, ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल ये हो गया आरएनए, ठीक है, और ये वाला हो गया कैप्सिड, ठीक है। और इनके पूरे जो स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं वो होता है कैप्सोमियर। टीएमवी वायरस क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है संरचना के बारे में, टीएमवी वायरस के बारे में, एचआईवी वायरस के बारे में, ठीक है, ठीक है। मिटा रहा हूं ना इधर,
अब देखिए, अब एक और वायरस नजर आने वाला है। जैसे ये हमारा हेड है ना जी, ये हमारा हेड है। तो देखिए मैं एक हेड बना रहा हूं, ये हेड है, ये हेड है, ये क्या बोलते हैं इसको, हेड कहा जाता है, हेड। ठीक है, तो पहला पॉइंट एक वायरस आने वाला है जिसका पहला पॉइंट क्या होगा, हेड होगा, सील है, सील। और ये तस्वीर जो है ये सेम वही, यही हेड, यही कोट है और यही कैप्सिड है। ठीक है, अब हमारे सिर के नीचे में क्या है जी, गर्दन है, लेकिन इनके सिर के नीचे में गर्दन नहीं है। आपको मालूम है, इसके सिर के नीचे में आपको एक प्लेट नुमा संरचना मिलेगा। ठीक है, ये प्लेट नुमा संरचना आपको मिलेगा और इस प्लेट नुमा संरचना को कहा जाता है, क्या बोलते हैं मालूम है, कॉलर कहा जाता है, कॉलर। जबकि आप जानते हैं हमारे सिर, हमारे गर्दन के नीचे में ये कॉलर है ना, लेकिन अब इनके कॉलर के नीचे में आपको मिलेगा नेक। नेक मतलब गर्दन। ठीक है, और एक चीज और, इस ये जो हेड जो है, इस हेड के अंदर में आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा। ये याद रखिएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तो ये हेड में ही मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें कोड बोला तो कोड ये है कि ये ऐसा बाहरी संरचना हो सकता है और इस बाहरी संरचना जो होता है एक्चुअली वो कोट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोट होता है, कैप्सिड से बना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, तो ये हेड हो गया, कॉलर भी हो गया, नेक हो गया। अब आपको क्या मिलेगा, अंदर में एक खोखला नजर आएगा, होलो कहा जाता है, होल होता है, खोखला होता है। और इस इनका जो संरचना जो होता है एकदम हेलिकल टाइप का होता है। क्या होते हैं, हेलिकल टाइप से होते हैं। तो हेलिकल टाइप की जब संरचना जो होती है, इसको थोड़ा मैं छोटा बना रहा हूँ गर्दन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक संरचना एक नजर आएगा। ठीक है, और ये जो संरचना जो है ये आपको इस तरह से नजर आ सकता है। ठीक है, और इक्वली ये जो है, ठीक है, ये जो है इक्वली इसको एक सीट कहा जाता है। क्या ये सीट है, सीट, ये सीट है। ठीक है, उससे नीचे में आपको सीट नजर आएगा और इसी सीट के नीचे में, इसी सीट के नीचे में ये वाला जो नीचे है, यहाँ पर आपको एक प्लेट नजर आएगा। ये इस प्लेट को कहा जाता है बेस प्लेट कहा जाता है। और ये जो बेस प्लेट जो होता है वो याद रखिएगा ये हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल प्लेट पाया जाता है और उसी 6 हेक्सागोनल प्लेट से एक तंतु निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, तंतु निकलेगा। ये 1 तंतु, ठीक है, ये दूसरा वाला तंतु, ये तीसरा वाला तंतु, ये चौथा वाला और ये पांचवा और ये छठवा। ठीक है, और इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, टेल फाइबर कहा जाता है, टेल फाइबर। और ये जो टेल फाइबर जो होते हैं किसी जीव के शरीर में प्रवेश करना है तो ये अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, अटैचमेंट करने का काम करता है ये। ठीक है, अटैचमेंट करने का। तो आप देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज की जो संरचना, पहला पॉइंट ये हेड होता है, दूसरा पॉइंट इसमें कॉलर पाए जाते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें नेक पाया जाता है और चौथा पॉइंट इसमें सीट पाया जाता है और पांचवा पॉइंट इसमें बेस प्लेट होते हैं और छठवां पॉइंट इसमें टेल फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, और इस वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। और इस बैक्टीरियोफेज वायरस को 1915 में एक वैज्ञानिक था जिसे एफएम टॉर्ट कहा जाता है। तो एफएम टॉर्ट ने 1915 में 1915 में एक वायरस की खोज किया था जिसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरे कंप्लीट संरचना है इस बैक्टीरियोफेज के बारे में। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे संजना? नो सर। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आपके वायरस के बारे में।
ठीक है, लगभग हो गया। बाकी हमने पिछले क्लास में हमने वायराइड्स के बारे में बता दिया था, प्रियॉन के बारे में, क्योंकि 2019 में जो क्वेश्चन आया था मैं आपको अभी क्लास ओवर होने के बाद व्हाट्सएप करने वाला हूं। ठीक है, उस व्हाट्सएप में क्योंकि आपने वायराइड्स पहले से पढ़ लिए हो, प्रियॉन भी पहले से पढ़ लिए हो। ठीक है, आपको मैं यहीं पर और एक चीज बता देता हूं कि जो वायराइड्स और जो प्रियॉन्स जो होता है, जो 2019 के क्वेश्चन में जो आया है, ठीक है, उस हिसाब से आप याद रखिएगा कि जो वायराइड्स, ये जो वायराइड होते हैं, ये जो वायराइड होते हैं ये नेकेड होते हैं। ठीक है, नेकेड डीएनए होते हैं, नेकेड जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? नेकेड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कैसे होते हैं? नेकेड जेनेटिक मटेरियल होते हैं इस वायराइड में। आपने देखे तो उनका संरचना मैंने ऐसा संरचना बनाया था, मैंने ऐसा संरचना याद आ रहा है आपको? ऐसा संरचना बनाया था ना मैंने। ठीक है, ये वायराइड्स होते हैं। ठीक है, और इस वायराइड्स में कोट भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा, कोट। ठीक है, ये कोट था इसमें। अब यदि यही चीज हम यदि इस प्रियॉन के बारे में देखें तो ये प्रियॉन के बारे में बताया था कि प्रियॉन जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ये एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन कैसा होता है? फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो प्रियॉन्स जो होते हैं नेकेड जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, प्रियॉन्स जो होते हैं फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और बाकी आप पूरे वायरस के बारे में देख लिए। अब 2019 का जो क्वेश्चन भेजने वाला है उसमें आप देखना कि सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है जितना मैं आपको बताया गया, और वो उसका सही आंसर मुझे बताना आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये वायरस कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैं जितना पढ़ाया ना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपकी सीजीपीएससी की किताब अलग है। सीजीपीएससी की किताब आप जानते हो, वो छत्तीसगढ़ के, यदि छत्तीसगढ़ में पीएफटी का एग्जाम पहले होता था, या छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, फार्मेसी का एग्जाम होता है। वहां पर यदि आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, फार्मेसी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका सीजी की किताब इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन नीट के एग्जाम के लिए इससे ज्यादा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका वायरस जो है वो कंप्लीट हो गया है, आपका वायरस। ठीक है, साइज शेप, वायरस की साइज शेप की बात करें, है ना, तो शेप अलग अलग शेप होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। साइज, कभी कभी साइज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साइज में ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि ये स्मॉलर होते हैं, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो आप जानते हो बहुत से छोटा होता है, वो आपको कभी कभी 10 नैनोमीटर से लेके वो 400 नैनोमीटर तक भी मिल सकता है। 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इनका साइज भी हो सकता है। इतना इतना इनका साइज होता है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से वायरस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, उसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया बच गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस बच गया है, और इंपॉर्टेंस ऑफ आपका फंजाई ये भी बच गया है। ठीक है, तो देखते हैं कल की क्लास में, क्योंकि कल के बाद परसों आपका टेस्ट है, तो इसलिए मैं नया चैप्टर, मैं सोच रहा था कि प्लांटी जगत शुरू करूंगा, तो मैं प्लांटी जगत शुरू नहीं करता हूं, क्योंकि कल हम लोग जो पुराना अभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स बचा हुआ है वो मैं कल की क्लास में पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सोमवार से पढ़ेंगे वनस्पति जगत। ठीक है ना? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम क्लास ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास छोड़ दूं? घनश्याम, ओए घनश्याम, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्लास छोड़ू? लिख लिया आप लोग? यस सर। पक्का ना? सभी सभी बना लिए? नहीं बनाओ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर अच्छा, अभी भी सब प्रजनन, चलो ना मैं कल बता दूंगा इसे प्रजनन के बारे में, कि वायरस जो होता है वो मनुष्य के शरीर में जाएगा तो प्रजनन कैसे करेगा, कल बता दूंगा, कल बताऊंगा। क्योंकि अभी भी कल के क्लास में बाकी जितना बच्चा है वो सब देख लेंगे। ठीक है ना? तो चलिए मैं छोड़ रहा हूँ, गुड नाइट।
अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। अपने आपका सपना है नीट क्वालिफाई करना, एमबीबीएस की पढ़ाई करना, तो आप अपने सपने को सोते समय, उठते समय, पढ़ते समय, खाते पीते एवरीथिंग जो भी डूइंग कर रहे हैं उस समय आपको अपने सपने के बारे में याद रखना है, ठीक है। और आपको नीट क्वालिफाई करना है 2023 में, और 2023 में आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। बस यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। 2 साल का लक्ष्य यही है, तीसरा और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस ठीक है नीलिमा सिंह, चलिए थैंक यू ठीक सर। है। यस सर। थैंक यू ओके सर। ओके ओके।